किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम और आप सभी लोग खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, परिश्रम करते हैं। जब मेहनत ही करनी है, काम ही करना है, तो कोई ऐसा व्यवसाय अपनाया जाए जिसमें लाभ अधिक हो सके। आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा व्यवसाय है। हम आपको बता दें, मत्स्य पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको अधिक लाभ मिल सकता है। आज हम एक ऐसे तालाब के किनारे खड़े हुए हैं जहाँ मछली पालन हो रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस समय मत्स्य पालन में क्या किया जाना चाहिए, क्या कौन कौन से काम हैं, नई मछली डाली जा सकती है, उनका भोजन कैसे दिया जाए, ये बहुत सारी बातें हैं जो इस समय की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। इन सब विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती सुनीता वर्मा जी। आप हैं सहायक निदेशक मत्स्य विभाग लखनऊ। सुनीता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस समय हम तालाब देख रहे हैं, इसमें जो है किसान हमारे जो मत्स्य पालक भाई हैं, उनको ये जो समय चल रहा मौजूदा, क्या क्या कार्य ऐसे किए जा सकते हैं जो करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोग सभी किसान भाई देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग एक तालाब के किनारे खड़े हैं और यहाँ इस तालाब में मत्स्य पालन का काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है और बहुत अच्छा जो हमारा यहाँ का किसान है बहुत अच्छा उससे लाभ ले रहा है। और ये जो सीजन है, ये इस समय किसान भाइयों के लिए मछली के बच्चे डालने का सबसे अच्छा समय है जी। जो मछली के बच्चे डालने का समय है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने मछली के बच्चे डालने का समय होता है और यही मछलियों का प्रजनन का भी समय होता है जी। तो इस सीजन में मछली के बच्चे उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तालाब में इस समय बच्चों को डाला जा सकता है। अब बच्चों को डालने की बात होती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, चाहे हम खेती बाड़ी बात करें या मत्स्य पालन की बात करें, कि प्रजाति का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जिनका इस समय प्रयोग करें जिससे लाभ अधिक हो। तो हम अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि अपने तालाब में कभी भी वो सिर्फ एक प्रजाति की मछली का पालन ना करें, क्योंकि ये माना जाता है कि तालाब में जो जल का स्तर है वो 3 लेयर्स में होता है, सतह और बीच का और बॉटम का, पेंदी जी। तो और मछलियाँ 3 वैरायटी की होती हैं। एक वैरायटी होती है जो हमेशा सरफेस सतह पर रहती है तालाब के, कुछ वैरायटी है जो तालाब के सतह और पेंदी के बीच में रहती हैं और कुछ वैरायटी हैं जो हमेशा नीचे ही रहती हैं, वो बीच में या ऊपर नहीं आती हैं। तो ये माना जाता है कि जो हम चारा डालते हैं मछलियों का वो पूरे तालाब के पानी में होता है, तो इसलिए इस तरह की मछली का पालन करना चाहिए। मतलब कम से कम 3 वैरायटी की मछलियों का पालन करना चाहिए जो सतह पर भी रहें, बीच में भी रहें और नीचे भी रहें जी। तो हम आमतौर पर कतला, रोहू, नैन, जिनको भारतीय मेजर कार्प बोलते हैं और ये इंडिया की वैरायटी मानी जाती है, तो इन कम से कम इन 3 तरह की मछलियों का पालन किसान भाइयों को करना चाहिए जी। इसमें जो कतला मछली होती है वो हमेशा सतह पर पाई जाती है, मतलब जो सतह पर जो चारा उपलब्ध है तालाब में वो हमेशा उसको खाएगी, वो बीच में या नीचे नहीं जाएगी। और जो रोहू होती है वो बीच के सतह में होती है, तालाब का जो लगभग बीच का सतह होगा वो वहाँ के चारे का उपयोग करती है। और एक नैन मछली होती है वो हमेशा पेंदी में होती है तालाब के, तो जो पेंदी में जो चारा उपलब्ध है नेचुरल उसको वो खाती है। तो इस तरह से तीनों सतह में जो भोजन उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग होता है। सुनीता जी, ये तो देसी प्रजातियां हो गई जो आपने बताया, रोहू, कतरा, नैन। कुछ विदेशी प्रजातियां भी हैं जिनका भी बड़ा प्रचलन हो रहा है आजकल मछली पालन में, तो वो विदेशी प्रजातियां कौन कौन सी हैं? जिस तरह हमने देसी प्रजातियां बताई कि 3 प्रकार की होती हैं, एक सतह पर पाई जाती है, एक बीच में पाई जाती है और एक नीचे पेंदी में पाई जाती है। इसी तरह से 3 विदेशी प्रजातियां भी होती हैं जी। उसमें भी एक सिल्वर कार्प है जो हमेशा सतह पर होती है जी। कॉमन कार्प हमेशा बॉटम में होती है, नीचे होती है, और एक ग्रास कार्प होती है वो बीच में रहती है। तो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प जी 3 विदेशी मछलियाँ होती हैं और कोशिश करना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को तीनों देसी और तीनों विदेशी मछलियों का यानी 6 तरह की मछलियों का कल्चर अगर वो एक साथ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। जब मिलाकर देसी और विदेशी दोनों को मिलाकर जी जी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें प्रोडक्शन उनको उतने ही वाटर एरिया में ज़्यादा मिलता है जी। जो सतह पर मछलियाँ पाई जाती हैं उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट होती है जी। बीच वाल क्योंकि फीड सबसे ज़्यादा सतह पर होता है, फिर नीचे को कम होता जाता है जी। तो देसी मछलियों में कतला बहुत तेज बढ़ती है, इसी तरह से विदेशी मछलियों में जो सिल्वर कार्प होती है
उसकी बढ़त बहुत तेज होती है। जी। तो अगर हम 6 तरह की मछली करेंगे तो 2 वैरायटी समझ लीजिए, एक देसी एक विदेशी सतह पर हो गई, इसी तरह से रोहू और इधर ग्रास कार्प ये बीच में हो गई, और भारतीय मेजर कार्प की नैन और इसकी कॉमन कार्प जी जी ये बॉटम में हो गई। जी। तो सुनीता जी, ये तो बात हो गई प्रजातियों की। अब बात आती है उनकी भोजन व्यवस्था की। उनको जो पोषण दिया जाना चाहिए वो सही पोषण क्या होना चाहिए? बहुत हमारे जो मत्स्य पालन को जानकारी नहीं होती, कुछ भी खिला दिया। क्या एक संतुलित जो पोषण होता है क्या होना चाहिए? वैसे तो जो नेचुरल प्राकृतिक आहार जो तालाब में उपलब्ध होता है जी। वो मछलियों को ज़्यादा पसंद होता है। उसके अलावा जो हम अलग से उनको चारा देते हैं उसको परिपूरक आहार बोला जाता है। जी। परिपूरक आहार का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स या जो चीज़ उनको प्राकृतिक खाने से नहीं मिल रही है, हम उसको पूरा करने के लिए बाहर से परिपूरक आहार देते हैं जी। ताकि उनका संपूर्ण उनका विकास हो सके। तो हम उनको किसान भाइयों को सरसों की खली और राइस पॉलिश जी इसको सजेस्ट करते हैं, कि उसको रात में भिगो देते हैं ये, और सुबह उसकी आटे जैसे हम आटे को गूंथते हैं उस तरह से उसको गूंथ कर उसका बॉल्स बना करके तब हम उसको तालाब में डालते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए कि तालाब में हमें कुछ जगहें लोकेट कर लेनी चाहिए, जैसे कि 4 जगह या 6 जगह जहाँ भोजन देना है, जहाँ पर भोजन देना है जी। और रोज उसी जगह पर कोशिश करना चाहिए कि हम जगह ना बदलें जी। ऐसा ना हो कि कभी हम यहाँ दे रहे हैं, कभी हम वहाँ दे रहे हैं, कभी वहाँ दे रहे हैं जी। और एक निश्चित समय भी होना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में 12-1 बजे खाना खाते हैं जी। तो क्या होता है, एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ऑटोमेटिक उस टाइम हम लोगों को भूख लगती है। इसी तरह मछलियों को भी जब पता रहेगा कि हमारा खाना इस टाइम दिया जाता है और इस जगह पर दिया जाता है, तो वो स्वयं ही उस टाइम पर और उस जगह पर अपने आप इकट्ठी हो जाएंगी। और जो किसान भाई वहाँ पर खाना उसी समय रखेंगे तो मछलियाँ अपने आप उस जगह इंतज़ार करती रहेंगी और जो खाना रखा जाएगा उसको तुरंत वो खा लेंगी और खाना मतलब पानी में डिजॉल्व होने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। जी जी, मतलब ये तरीका अपनाना चाहिए हमें मत्स्य पालक। ये नहीं है कि कभी तो सुबह 6 बजे दे दिया, कभी 9 बजे दे दिया, कभी मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए। निश्चित टाइम कोशिश करना चाहिए कि लगभग एक निश्चित टाइम हो और निश्चित ही जगह हो। जी। तो 3-4 जगह लोकेट कर लेनी चाहिए ताकि मछलियों को अपनी जगह और टाइम पता रहे और वो अपने आप उस जगह पर इकट्ठी हो जाए। ये तो हो गया भोजन देने का तरीका। हाँ, एक बहुत ही समसामयिक बात यह है कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में गंदा पानी जो है वो तालाब में इकट्ठा हो जाता है और हमारी मछलियाँ उसमें पली हुई हैं। अगर ये स्थिति आती है, गंदा पानी इकट्ठा हो गया, फिर उस दशा में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? अब देखिए, गंदा पानी आने से तो नहीं रोका जा सकता है जी, क्योंकि जैसे गांव के बीच में तालाब है तो बारिश हुई तो जाहिर सी बात है वो निचला एरिया है तो पानी वहां से बह करके आएगा ही तालाब में जी। उस कंडीशन में लेकिन नुकसान ये होता है कि जो गंदा पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है जी। मतलब उससे हमारी मछलियों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है तालाब में और उनके मरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है जी। तो हमें ये करना चाहिए कि ट्यूबवेल अगर है, मतलब पानी की व्यवस्था है या नहर है आसपास, जी जी, तो हमको तुरंत ताज़ा पानी उसमें सप्लाई शुरू कर देना चाहिए जी। और पानी जो आउटलेट हमने बना रखा है, जैसे एक पानी आने का रास्ता होगा तालाब में, एक पानी निकलने का, जी जी, तो आउटलेट तुरंत खोल देना चाहिए। पानी को चेंज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि लगभग 50% आधा पानी उसका निकाल के और उतना ही ताज़ा पानी डाल के उसको बैलेंस कर दें। तो ये सुरक्षित तरीका है कि पानी का बदलाव तुरंत कर दें, पानी का बदलाव कर दें और कोशिश का एक लोकल जो अरेंजमेंट है, जो उनके घर के लोग हैं या जो लेबर हैं, वो डंडा लेकर के अगर उसको बीट करते हैं, पीटते हैं पानी को पर्पज है कि पानी में लहर खूब हो। जी जी। तो उससे जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है वो उसमें खूब घुलेगी, डिसॉल्व होगी। जी जी जी। और अगर ट्यूबवेल है तो कोशिश करना चाहिए कि ट्यूबवेल की पाइप जो होती है जी, वो थोड़ा लंबा कर दें तालाब में जी, और फिर एक पाइप इस तरह से लगा दें, मतलब टी शेप में
पानी निकल रहा हो और जो उसमें छेद तमाम कर दें, परफोरेटेड बना दें, जी 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 तो पानी स्प्लिट होकर के तालाब में गिरेगा फवारे के रूप में। जी जी, तो ऑक्सीजन ले लेगा वो। ज्यादा फवारे करके हम डालेंगे, वायुमंडल की ऑक्सीजन उतनी डिसॉल्व होकर के उसमें जाएगी जी, और ये सब तो उससे थोड़ा सा बचत मिल सकती है। और पानी को ज्यादा हाइट से गिराएं अगर, तो वही हुआ कि पानी में हलचल खूब हो रही है जी जी, और उससे ऑक्सीजन उसमें घुल रही है। जी, बहुत अच्छा तरीका बताया ये आपने सुनीता जी। क्या कोई बीमारी भी ऐसी है जो इस समय इनको प्रभावित कर सकती है मछलियों को? हाँ, कभी कभी हमारी मछलियों को कुछ बीमारी भी लगती है जी। जैसे उसका तो एक ये तरीका है कि जब हम मछली के बच्चे डालें उसके 1 महीने के बाद से ही हम लोग जाल जरूर चलाएं। जी। कोशिश करें कि 15-15 दिन पे हम लोग जाल चलाते रहें। जी। उससे क्या होता है कि एक तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लग रही है। कभी क्या होता है कि लोग बीज डालते हैं और सीधे 5-6 महीने या साल भर बाद जब उन्हें बेचना होता है जी, तब वो जाल चलाते हैं और पता चलता है कि तब तक उसमें बीमारी लग के मछलियां मर भी चुकी होती हैं जी, और जी। हमें पता ही नहीं होता है। तो इसलिए 15-15 दिन पर अगर हम जाल चला रहे हैं तो उससे पता चलेगा कि उनकी बढ़त कितनी हो रही है, जितना होना चाहिए उतनी हो रही है। होना ये चाहिए कि 1 महीने में लगभग 100 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए एक मछली का। जी जी जी, ठीक है, क्योंकि साल भर में ये माना जाता है कि 1 से 1.5 किलोग्राम तक मछली तैयार हो जानी चाहिए। एक वर्ष में 1.5 किलोग्राम मानक है ये। 1 किलो तो कम से कम हो जानी चाहिए अगर आप सही देखभाल कर रहे हैं तो। जी। तो जाड़ों में ग्रोथ थोड़ी कम होती है, तो ये है कि लगभग 1 महीने में 100 ग्राम तो मिनिमम वजन बढ़ना चाहिए। तो जब आप 15-15 दिन पे जाल चलाएंगे तो और फिर जब चलाइए तो उसमें से 8-10 मछली निकाल के उनकी लंबाई नाप लीजिए, उनका वजन ले लीजिए। तो आपको फिर 15 दिन बाद फिर जाल चलाइए और एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। उसमें आप नोट करते रहिए कि पिछले 1 तारीख को सपोज हमने जाल चलाया तो ये लंबाई थी, इतना वजन था। फिर हमने 15 तारीख को चलाया तो ये लंबाई थी, फिर 30 तारीख को। तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या औसत ग्रोथ हो रही है मछलियों की। जी जी। और दूसरी बात है, जब आप निकालेंगे कोई बीमारी हो रही होगी तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा और तुरंत आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे जी। नहीं तो अगर आपने जाल नहीं चलाया और फिर जब बहुत बीमारी फैल गई, मछलियां तैर के ऊपर आने लगी मर के, तब आपको पता चला, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सुनीता जी, आपने हमारे कार्यक्रम में मत्स्य पालकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है।
लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में कृषि खेतीबाड़ी से संबंधित बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते रहते हैं और उसे विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बहुत से विशेषज्ञ आते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे साथ हैं एक प्रगतिशील किसान जिन्होंने खेतीबाड़ी को अपना व्यवसाय चुना, एक नया आयाम बनाया और उससे लाभ कमाया। उनका नाम है मनीष प्रताप सिंह, जो है ग्राम मस्ती से, बक्सी का तालाब, लखनऊ से। मनीष जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और आप किस फसल की खेतीबाड़ी कर रहे हैं? सर, इस समय तो मैं धान की फसल की खेती कर रहा हूँ जी। और मुख्यतः इस समय धान की फसल में मैंने एक नई पद्धति को जो है चुना है, अपनाया, जिसकी जानकारी हमें जिला कृषि अधिकारी से मिली है जी। जानकारी दी गई एक ट्रेनिंग के माध्यम से, जहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। वहाँ बताया गया कि कैसे हमें करना है जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पद्धति वाकई थोड़ा जो हम लोग अभी तक करते चले आ रहे हैं उससे अलग है। अलग इसलिए कि इसमें जो बीज है और रुपाई की तरीके हैं, ये सब थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें कम से कम लागत किसान की लगे और अधिक से अधिक उत्पादन देने के लिए हम लोग को बताया गया जी। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस जो धान का प्रदर्शन किया है, इसमें SRI पद्धति का जो है हमने प्रयोग किया है। SRI पद्धति में सबसे मुख्य था कि इसमें नर्सरी कैसे तैयार की जाए, इसके विषय में बताया गया कि हाँ, मिट्टी और बालू और गोबर की खाद मिला करके, और इसकी जो नर्सरी तैयार होती है केवल 11 से 12 दिन के बाद ही इसके पौधे जो है रोपाई योग्य तैयार कर लिए जाते हैं। ये 2 से 3 पत्तियां निकलती हैं और उसके बाद उन पौधों को निकाल करके सीधे खेत पर रोपाई कर दी जाती है। और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय जो पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन की दूरी है, इसको तो बहुत ही सावधानीपूर्वक, क्योंकि इसी के माध्यम से हम SRI जो एक धान की सघन पद्धति कही जाती है, इसी के थ्रू हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मनीष जी, आप SRI पद्धति से धान की खेती कर रहे हैं जी सर। बहुत अच्छी जानकारी भी आपने हासिल करी है और खेती कर रहे हैं जी सर। आप धान जो आपका इस समय फसल खड़ी हुई है, आप इसमें टॉप ड्रेसिंग वगैरह जो करते हैं, आप जो किसान हैं अगल बगल हैं, इस जानकारी को उनको भी लाभान्वित करते हैं या केवल आप ही अपना रहे हैं इसको? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि मैं स्वयं नई नई तकनीकों का प्रयोग करता हूँ जी। उसके बाद जो हमारे गाँव के किसान हैं या आसपास गाँव के किसान हैं, जब कोई भी चीज़ मैं नई करता हूँ, कोई भी किसान रुक के देखता है, क्योंकि अमूमन कोई नई चीज़ अगर खेत में कर रहे हो तो किसान एक बार ज़रूर पूछता हूँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धान के अतिरिक्त मैं सब्जियों की भी खेती करता हूँ और मेरे इसके अलावा मैं फूलों की भी खेती करता हूँ। कई सारे किसान ऐसे आए जो सब्जियों से संबंधित से कोई बीज की मात्रा पूछना या कोई नई फसल, कोई अच्छा उत्पादन देने वाली बीज आया हुआ है। मनीष जी, आपने कहा सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी में कौन सी है जो इस समय? सर, मैं बैगन की खेती कर रहा हूँ। बैगन की जो है सब्जी इसमें तैयार हो रही है जी, और उसका उत्पादन मैंने पिछली बार जो है लौकी की फसल प्राप्त की थी जी। और भी सब्जियां लेता हूँ, जैसे मटर की सब्जी लेता हूँ, राजमा का उत्पादन करता हूँ जी। और इसके साथ सर, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी फसल करें, मेनली हमारा एक एम होता है जो कृषि विभाग द्वारा जो सबसे मेन मोटो उनका होता है, वो ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्यूर यानी कार्बनिक खादों का प्रयोग करें। गोबर खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, ये सब चीज़ें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने कृषि विभाग के थ्रू मैंने वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन किया है, जो अपने खेतों में मैंने प्रयोग किया है और अपने साथ साथ मैंने अपने गांव के लगभग 15-20 किसानों को भी उस वर्मी कंपोस्ट को प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे उत्पादन किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती, उसके विषय में बताया। और इसके साथ ही मैंने पशुपालन भी कर रखा है, जो अपने घर पे
पशुपालन से मुझे तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये लगता है कि एक तो कार्बनिक खाद प्राप्त होती है जो गोबर की खाद होती है, दूसरा कि उससे हमें आय भी प्राप्त होती है जी। तो एक साथ दो हमें प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मनीष जी, आप जो है कार्बनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, आप जो है सब्जियां उगा रहे हैं, पशुपालन आपने बताया कि पशुपालन भी कर रहे हैं। पशुपालन में क्या गाय भैंस क्या पशुपालन कैसा है, आप व्यावसायिक तौर पे करते हैं या अपने खुद के खाने पीने के लिए पशुपालन कैसा ही प्रयोग करते हैं? सर मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैंने खुद के खाने पीने के लिए किया है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने हर कार्य क्षेत्र को, जैसे कि खेती में मैं नई नई तकनीक अपना रहा हूँ और किसी भी चीज़ को अगर बढ़ाना होता है तो हर एरिया में, हर क्षेत्र में देखना होता है, चाहे वो पशुपालन का हो, क्योंकि हमें खाद भी उतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उतनी ज़्यादा में हमें लेबर की आवश्यकता होती है, उतने ज़्यादा में मुझे लैंड की भी आवश्यकता होती है। और इन सब चीज़ों के लिए मेन सबसे होता है कि आपकी भूमि कितनी उर्वर है, और इसकी जानकारी हम समय समय पे कृषि दर्शन से प्राप्त करते रहते हैं, चाहे वो बीज की हो या पशुपालन से संबंधित हो या कोई नई पद्धति या यंत्र कोई नए आए हुए हैं, उसकी जानकारी हमें कृषि दर्शन या गोष्ठियों में कृषि विभाग द्वारा होती है या कृषि अधिकारी द्वारा हमें प्राप्त करता रहता हूँ समय समय पर, और उसका मैं अपने खुद तो फ़ायदा उठाता हूँ, साथ साथ अपने गांव के जो भी किसान हैं उनको भी बताता रहता हूँ कि आप इस तरीके की पुरानी पद्धति को छोड़ करके नई पद्धति को अपनाएं तो शायद आपका मुनाफा जो है पिछले मुनाफे से 1.5 गुना ज़्यादा होगा सर। तो जिन लोगों को आप ये बता रहे हैं कि भाई खेती को बदलिए, नए नए वैज्ञानिक विधि आई, वैज्ञानिक तरीके आए हैं, क्या वो लोग उसको अपना रहे हैं जो आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था पहले कि वर्मी कंपोस्ट का नाम लिया था जी। मैंने मुझे सबसे पहले मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि कृषि विभाग से क्या उस पर अनुदान है, उसको मैंने जानकारी ली। उसके बाद हमें वहाँ से प्राप्त हुआ कि आपके साथ अगर और भी किसान चाहें तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उस अनुदान के थ्रू आप वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये धान का प्रदर्शन मुझे मिला कृषि प्रसार योजना आत्मा के अंतर्गत, हमें SRI पद्धति का जो है प्रदर्शन करने को दिया गया और उसको मैंने किया। इसमें हमें जैसे ही मैंने नर्सरी डालना शुरुआत की थी उसी समय किसान, क्योंकि कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर काम कर रहा हो तो ज़रूर जो देखते हैं लोग तो वो ज़रूर पूछते हैं कि हाँ आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ अलग चीज़ हो रही। तो मतलब उनको आप बताते हैं? जी सर बिल्कुल मैं बताता हूं। मनीष जी, खेती बाड़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कार्य योजना बनाना। जी सर। जैसे हमें धान की फसल की बुआई करनी है, गेहूं आने वाला है, उसके लिए जो तैयारी करनी होती है, तो आगामी जो फसल बुआई होनी है उसके लिए आप क्या कार्य योजना बनाते हैं कि अब हमको कैसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर मैं जैसे कि हमें मेंथा की क्रॉप अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेंथा की क्रॉप लेने के बाद हमें अगली फसल क्या लेनी, पहले तो यही डिसाइड करना है कि हम उस फसल के बाद कैसे हम कौन सी फसल है जो अच्छा उत्पादन करें। सबसे पहली बात तो हमें ये जानकारी मिली थी फसल चक्र अपनाना। जी जी। जो दलहन के बाद तिलहन, तिलहन के बाद जो है खाद्यान्न वाली फसलें, ये सब जानकारी मुझे दी गई। तो सबसे पहले देखता हूँ कि मेंथा के बाद ऐसी कौन सी फसल रहेगी जो मुझे उत्पादन अच्छा दे सकती है। जी। तो जैसे कि आप एक बता रहा हूँ सब्जियों में आलू की फसल, तो मैं जानकारी करता हूँ कि चलो आलू की फसल, अब मैं पता करता हूँ कि आलू में इस समय सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी आ रही है, कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा उत्पादन दे रही है, जिसमें रोग कम लगे, ये सब। तो मैं सीधे कृषि दर्शन से कई चीज़ें मुझे नई नई जानकारी प्राप्त होती, कौन सी किस्म इस समय अच्छी आ रही है, उत्पादन अच्छा है, रोग कम, कीट कम लगते हैं। तो इसकी जानकारी लेने के बाद फिर मैं उद्यान विभाग जाता हूँ, वहाँ से जानकारी प्राप्त करता हूँ, क्या हमको उनसे सुविधाएं मिल सकती हैं वो भी पता करता हूँ। और इन सब चीज़ों को जानकारी के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हम कितना उसका उत्पादन कितने क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इनपुट भी देखना होता है कि हमारे पास कितना पर्याप्त इनपुट है। तो इसी अनुसार मैं योजना बनाता रहता हूँ कि फसल एक इस समय धान की या मेंथा की चल रही है, तो इसी बीच में मैं आगे की भी सोचने लगता हूँ कि इस फसल के बाद हमें कैसे तैयारी करनी खेत की, कैसे हमें आगे की फसल लेनी है, कितना उत्पादन करना है, कितने क्षेत्र में करना है, ये सब पहले से प्लानिंग करनी है। मनीष जी, कैसा महसूस करते हैं कि अगर खेती बाड़ी अच्छी ढंग से की जाए, वैज्ञानिक विधि से की जाए, तो किसान भाइयों को इसमें जो फायदा है, लाभ है, कितना अधिकतर लाभ होता रहेगा? सर इस विषय में तो मैं अपना स्वयं का जो अनुभव है मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसान एक वैज्ञानिक विधि और सभी जितनी भी उपयोग हैं एक खेती करने के ढंग अच्छे, उन ढंगों को अगर हम ध्यान से अपने खेतों में खेती बाड़ी में यूज़ करें, चाहे पशुपालन हो, पुष्प उत्पादन हो या सब्जी उत्पादन हो या फिर खाद्यान्न की फसलें हों, अगर इनको हम सही विधि से सही बीज और सही रोकथाम को देखते हुए करते रहें तो एक हम इतना जरूर कह सकते हैं, मैं जहाँ तक कि मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने करके उसको देखा है, तो अगर हमें किसी चीज़ से 100 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें इतना
श्योर मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि 150 रुपये तो निश्चित है। मनीष जी, ये कहा जा सकता है कि अगर सही समय से सही विधि से प्रयोग करें तो 1 रुपए से 1.5 रुपए का मुनाफा हो सकता है, और ये आपने करके देखा, ये आपका अनुभव है। जी सर। आप हमारे कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी और इतनी अच्छी जानकारी दी जिससे उनको महसूस हो खेती बाड़ी में कितना फायदा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। किसान भाइयों, आपने देखा कि आप ही के बीच के मनीष प्रताप सिंह ने खेती बाड़ी में कितना नया नया काम किया है। इन्होंने खेती बाड़ी को व्यवसाय चुना और इससे बहुत अधिक लाभ अपनाए। इन्होंने जो है खेती बाड़ी करी, सब्जी उत्पादन करा, पशुपालन करा और नई नई जानकारियाँ ली, जिसको अपनाया और लाभ कमाया। हमें आशा है कि आप भी खेती बाड़ी को लाभकारी बना सकते हैं अगर इस तरह से जागरूक होकर खेती बाड़ी करेंगे। नमस्कार। प्रस्तुत है कृषि आधारित मौसम समाचार। पिछले कुछ दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के सभी अंचलों में आंशिक घने बादल छाए रहेंगे तथा कई शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। धान में भूरा एवं झोंका रोग की रोकथाम हेतु मैंकोजेब 75% WP 2 किलोग्राम या जिन्हें 75% और WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु निकाई गुड़ाई और यथासंभव पैडी वीडर या कोनो वीडर प्रयोग करें। तोरिया की प्रजातियों जैसे स्टार 36, स्टार 9, PT 303 और PT 30 की बुआई सितंबर के प्रथम सप्ताह में करें। बीज जनित रोगों से सुरक्षा के लिए यथासंभव संशोधित, उपचारित और प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि यह संभव न हो तो 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके बोएं। मक्का में तना छेदक से 10% मृत रोग होने पर कार्बोफ्यूरान 30% ग्रेन्यूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें या फिनिट्रोथियान 50 EC 1 लीटर की दर से छिड़काव करें। आंवला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू वर्गीय और अन्य फलों के नवीन बागों के रोपण के लिए यह अनुकूल समय है, इसलिए पौधरोपण का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। इस समय केले में बीटल कीट का प्रकोप हो सकता है, जिसके नियंत्रण हेतु मोनोकोटोफास 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर घोलकर छिड़काव करें। यदि शीतगृह में भंडारण करने से पूर्व आलू उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छांटने के तुरंत बाद आलू कंदों को बोरिक एसिड से 3% घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। बेहन हेतु फूल गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर आदि की नर्सरी में बुआई के लिए यह समय उपयुक्त है और पूर्व में बोई गई तैयार पौध की रोपाई भी यथाशीघ्र करें। तो किसान भाइयों, ये थे कृषि आधारित मौसम समाचार। इसके साथ ही कृषि दर्शन का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह मंगलवार को हम फिर हाजिर होंगे कृषि आधारित मौसम समाचार में कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।